रिवीजन एवरीथिंग में एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, आज के इस वीडियो में हम लोग अब जो अशोक हैं उनके शिलालेख अभिलेख के बारे में चर्चा करेंगे और ये भी देखेंगे कि उन अभिलेखों से क्या क्या जानकारियाँ हमें मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम अशोक के शासनकाल के बारे में जानें तो अशोक का जो शासनकाल था वो 273 या 269 से 232 ईसा पूर्व तक रहा है। कुछ जगह पे 273 इनका राज्याभिषेक दिखाया जाता है और कुछ जगह 269, तो आप दोनों ध्यान रखिएगा, ठीक। और अशोक के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है तो दक्षिण भारत में प्राप्त अभिलेखों से हमें अशोक नाम मिलता है। कौन कौन से अभिलेख? तो मास्की, नेट्टूर, गुर्जरा और उद्गोलम अभिलेख है जहाँ से अशोक का नाम अशोक मिलता है। उसके अलावा अभिलेखों में ईरानी शैली में अशोक का नाम देवनाम पियदस्सी मिला हुआ है। अपने राज्याभिषेक से पहले अशोक जो थे वो उज्जैन के राज्यपाल थे, तो इसका भी ध्यान रखिएगा। राजतरंगिणी के अनुसार अशोक शिव के उपासक थे तथा अशोक ने कश्मीर में वितस्ता नदी के किनारे शैव मंदिर बनवाया जो कि वर्तमान श्रीनगर में है और उस मंदिर का नाम विजेश्वर मंदिर है। कौन सा मंदिर? तो विजेश्वर मंदिर। अब अगर अशोक के अभिलेखों के बारे में हम जानकारी लें तो इनके अभिलेखों की जो खोज थी वो टी पेन्थेलर ने की हुई थी और इनके अभिलेखों को अगर सर्वप्रथम किसी ने पढ़ा तो जेम्स प्रिंसेप ने 1937 में इनके अभिलेखों को सबसे पहले पढ़ा और जेम्स प्रिंसेप ने जिन अभिलेखों को पढ़ा था वो ब्राह्मी लिपि में थे, ठीक है। अशोक के जो अधिकतर अभिलेख है वो ब्राह्मी लिपि में ही हैं और उसके अलावा अशोक ने अन्य भी लिपियों में अभिलेख लिखवाए हुए हैं। तो कौन से? एक तो ब्राह्मी, खरोष्ठी, आरमाइक और ग्रीक भाषा में या ग्रीक लिपि में इन्होंने अपने अभिलेख लिखे हुए हैं। अगर भब्रू शिलालेख के बारे में हम चर्चा करें तो ये एक पत्थर के पहिए पर बनाया गया है। ये ब्रुस्टोफेडन शैली में लिखा गया है और उसके अलावा अशोक का एक अभिलेख है जिसे रानी का अभिलेख कहते हैं। उसमें इनकी पत्नी कारुवाकी और पुत्र तीवर की चर्चा है, ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। उसके अलावा एक और चर्चा है कि उभारदार मूर्ति शिल्प शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप में चित्र के साथ राजा अशोक का उल्लेख कहाँ पे है तो कंगनहल्ली एक शिलालेख है, वहीं से इसकी जानकारी मिलती है, ठीक है। फिर उसके बाद इनके जो 14 बड़े शिलालेख है उसके बारे में हम चर्चा करें तो जो प्रथम शिलालेख है उसमें क्या जानकारी मिलती है तो सामाजिक उत्सव का निषेध, उसके अलावा पशु बलि की भी इन्होंने निंदा की है और इसी में इन्होंने कहा कि सारी प्रजा हमारी संतान है। और द्वितीय शिलालेख की बात करें तो इसमें पड़ोसी राज्य चेर, चोल, पांड्य, सतीय पुत्र, ताम्रपर्णी यानी श्रीलंका के बारे में जानकारी मिलती है। उसके अलावा लोक कल्याण तथा मानव चिकित्सा की भी जानकारी द्वितीय शिलालेख से मिलती है। फिर है तृतीय शिलालेख, इसमें राजकों की नियुक्ति की चर्चा की गई है। महामात्रों को आदेश दिया गया है कि प्रत्येक 5 वर्ष में वो राज्य का दौरा करें और उसके अलावा प्रदेशक की भी नियुक्ति की गई है। तो राजूक, युक्तक और प्रदेशक 3 महामंत्रियों की चर्चा तृतीय अभिलेख में है। और अगर चौथे अभिलेख की बात करें तो इसमें चौथे शिलालेख में अशोक ने भेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष को अपनाने की चर्चा की है। भेरी घोष यानी युद्ध नीति और धम्म घोष यानी धर्म का रास्ता अपनाना। 5वें अभिलेख की अगर हम बात करें तो यहाँ पे धम्म महामात्रों की नियुक्ति की चर्चा की गई है। और अगर 7वें अभिलेख की बात करें तो इसमें धर्म की परिभाषा बताई गई है और कहा गया है कि सभी सबका सम्मान करें। 11वें शिलालेख की अगर हम चर्चा करें तो इसमें धम्म विजय की विशेषताओं के बारे में वर्णन किया गया है तथा इन्होंने कहा कि जो धम्म दान है वो सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। 12वें अभिलेख में इन्होंने धार्मिक सहिष्णुता की बात की हुई है। और अगर 13वें शिलालेख की बात करें तो इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है जो कि इनके राज्याभिषेक के 8वें वर्ष हुआ था। देखिए, कुल 14 बड़े शिलालेख हैं लेकिन सभी महत्वपूर्ण नहीं है, इसीलिए सभी को यहाँ पे नहीं लिखा गया है। खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख के अनुसार जब कलिंग युद्ध हो रहा था तो उस समय उड़ीसा यानी कलिंग के जो राजा थे वो नंदराज थे, तो इसको ध्यान रखिएगा, ठीक। और कौटिल्य की बात करें तो जो कलिंग युद्ध था वो हाथियों के लिए किया गया था। और अगर प्लिनी की हम माने तो जो कलिंग युद्ध था वो वाणिज्य एवं व्यापार के लिए हुआ था क्योंकि उस समय कलिंग वाणिज्य और व्यापार के लिए महत्वपूर्ण था, ठीक है।
कलिंग विजय के बाद उसका प्रशासनिक विभाजक किया गया, जिसमें उत्तरी केंद्र तोसली और दक्षिणी केंद्र जौगढ़ हुआ करता था। 13वें शिलालेख में 5 सीमांत राज्यों का उल्लेख मिलता है जहां पर अशोक ने अपने दूत भेजे हुए हैं। ठीक है, जैसे कि आपको सबसे जो फेमस श्रीलंका वाला है कि इनकी पुत्री संघमित्रा और पुत्र महेंद्र गए थे बौद्ध धर्म का प्रचार करने। तो उसी तरीके से 13वें शिलालेख में कहा गया है कि 5 सीमांत राज्यों में अशोक ने अपने दूत भेजे। अब कलिंग लेख के बारे में देख लेते हैं। तो सभी प्रजा हमारी संतान है, मैं अपनी संतान की ही तरह अपनी प्रजा के इहलौक और पारलौकिक कल्याण की कामना करता हूँ। जिस प्रकार एक माँ अपनी संतान के लिए कुशल धायमा नियुक्त करके निश्चिंत हो जाती है, उसी प्रकार मैंने राजुकों की नियुक्त की हुई है। यानी कि जो राजुक होंगे वो अपनी अशोक की पूरी प्रजा का ध्यान रखेंगे। भबरू या फिर वैराट शिलालेख की बात करें तो ये पत्थर के चक्र रूपी पहिए पर अंकित है और ब्रुस्टोफेडन शैली में लिखा हुआ है। इसी में बुद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध, धम्म और संघ की चर्चा की गई है। तो ये थे अशोक के शिलालेखों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। आई होप कि आपको ये एग्ज़ाम में हेल्प करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।